हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में द क्राउन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। द क्राउन रूल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इस एक्ट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और फैक्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, ये टोटल इसके जो है फीचर्स हैं और फैक्ट्स हैं, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अगर इतना को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो इससे आउट एग्जाम में नहीं आ सकता है। ठीक है, मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि उस वक्त जो इंडिया में थे वो मॉन्टेग्यू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। इसलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। इस एक्ट के थ्रू बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब है इसको लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बाई कैमरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाई कैमरलिज्म यानी दो हाउस। ठीक है, आप कह सकते दो हाउस, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, यानी हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो क्या हो गया, आप बाई कैमरलिज्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस एक्ट में बाई कैमरलिज्म आया था उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, पहले लोअर हाउस, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बाई कैमरलिज्म है। ठीक है, एक है आपका जो है लोअर हाउस, एक है अपर हाउस, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है बाई कैमरलिज्म आया था इस एक्ट के थ्रू। लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, इस हाउस में टोटल मेंबर जो थे वो थे 145। ठीक है, उसमें इलेक्टेड कितना थे 104 एंड नॉमिनेटेड 41। ठीक है, और इसका जो टेन्योर होता था वो 3 ईयर का होता था। ठीक है, और अपर हाउस की अगर बात करें तो इसमें टोटल मेंबर होते थे 60 और इलेक्टेड मेंबर होते थे 34 और नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो 26। ठीक है, और टेन्योर इसका होता था 5 ईयर्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है डायरकी। डायरकी का मतलब होता है डबल, यानी दो होता है इसका मतलब रूल। ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस एट प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल में डायरकी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब हम लोग डायरकी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, फंक्शन थे, उस फंक्शन को दो भागों में यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक है ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा है रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है डायरकी। डायरकी मतलब द्वैध शासन। ठीक है, यानी प्रोविंशियल लेवल में द्वैध शासन आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर्स, यानी यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे या शासन करेंगे वो करेंगे मिनिस्टर के हेल्प से, गवर्नर करेंगे। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे जो शासन करेंगे या रूल्स या रेगुलेशन बनाएंगे वो, ठीक है, कौन बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे इटसेल्फ, उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके थ्रू ये बनाएंगे, विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जिम्मेदार होंगे, इसमें जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इस जो रूल है, इस रूल को द्वैध शासन कहा गया और डायरकी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि इंडिया के लिए
पब्लिक सर्विस कमीशन क्या किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसी के थ्रू 1926 को एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेड अ प्रोविजन दैट स्टैट्यूटरी कमीशन वुड बी सेट अप एंड ऑफ 10 years ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में कहा गया कि इस एक्ट में जो प्रोविज़न बनाया गया इसको चेकआउट करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, इसको चेकआउट करने के लिए, लेकिन वो कमीशन 1 साल पहले ही आ जाता है 1927 को। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं द साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया में ये आते हैं 1928 को, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड फॉर सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियन। 1909 के एक्ट में मुस्लिम को दिया गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है और सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियन को दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू द लिमिटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्सेस एंड एजुकेशन। मतलब यहाँ पे राइट टू वोट जो फ्रेंचाइज है उसको प्रोवाइड किया गया, लेकिन कुछ खास लोगों को दिया गया। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो टैक्स पे करते थे और जो एजुकेटेड थे। ठीक है, यानी सभी लोगों के लिए राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया, कुछ खास लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल को ऑथराइज किया गया, अधिकार दिया गया कि वो जो उसके सब्जेक्ट हैं, अपने अपने सब्जेक्ट हैं, उस पर वो कानून बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहा वो सेंट्रलाइज रहा, यानी सेंटर की तरफ झुकाव रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। यहाँ पे क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल बजट होता था और प्रोविंशियल बजट होता था, दोनों एक साथ होता था, उसको यहाँ पे अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वाज सेटअप इन लंदन। ठीक है, एक ऑफिस सेटअप किया गया हाई कमिश्नर का, ठीक है, लंदन में, और कुछ फंक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया गया कमीशन को, एंड ट्रांसफर सम फंक्शन टू द कमीशन। ठीक है, कुछ फंक्शन जो कार्य है, कुछ कार्य को ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द 3 of 6 मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर इंडियंस। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 3 मेंबर इंडियन होते थे। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे डायरकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी द्वैध शासन। तो उसका फादर की बात करें तो फादर ऑफ डायरकी, फादर ऑफ द्वैध शासन की अगर बात करें तो सर लायनल कार्टिस थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और फैक्ट्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन और 1935 के एक्ट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।